CFS कोचिंग इंस्टीट्यूट 2011 पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम आसिफ खान, जैसा कि आपको पता है कि हम पूर्व में हमारी एक विधिवत श्रृंखला चल रही थी जो कि अनवरत है, जिसमें हम बायोलॉजी के आपके लिए जीव विज्ञान के 20 प्रश्न लेके आते हैं। तो आज हमारा डे नंबर 15 है, यानी टेस्ट नंबर हमारा जो 15 है 15वां, उस पर हम देखते हैं। तो आज का जो है थोड़ा सा मिक्सअप है, इसमें बायोलॉजी से तो है ही है, लेकिन पादप कोशिका से हम जो चल रहे थे जीवन की मूलभूत इकाई, उसके बाद में सिर्फ 2 प्रश्न हैं यहाँ से। उसके बाद में मानव संवेदनशील अंगों से प्रश्न है, यानी ह्यूमन बॉडी के जो संवेदनशील पार्ट्स हैं उनसे रिलेटेड भी हमारे प्रश्न हैं। तो आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं, सेंट्रोमियर, जीन, सेंट्रोसोम और न्यूक्लियोसोम। कहाँ पे होंगे? तो ध्यान देना, जो सेंट्रोमियर यानी कि जो सेंट्रोमियर होता है, यहाँ पर आकर के जब कोशिका में क्या होता है, जब कोशिका में क्या होगा, विभाजन होगा। यानी कोशिका में जब विभाजन होता है तब आकर के यहाँ पर 2 चीज़ें ये आपस में मिल जाती हैं। तो ध्यान देना, कोशिका विभाजन का जो भी कारण होता है वो भी क्या होते हैं, क्रोमेटिड्स। ये आकर के यहाँ पर एकत्रित होते हैं, उस जोन को बोलते हैं हम क्या, सेंट्रोमियर। ठीक। जीन शब्द की बात करें तो ये 1905 में गढ़ा गया था, किसके द्वारा, विलियम बेटसन के द्वारा ये शब्द जो है प्रयोग में लाया गया सबसे पहले। तो ये 2 चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी हैं। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? यानी कि जो टिश्यू होते हैं पौधे में, उसकी बात चल रही है कि इनमें से कौन सा है जो पौधे को क्या करेगा, कठोर बनाएगा। ठीक, सबसे पहले बात कर लेते हैं नीचे से। कॉलेनकाइमा ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, भोजन। यानी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं वो कॉलेनकाइमा में एकत्रित रहता है, इसलिए कठोरता तो ये प्रदान नहीं करता है। दूसरा पेरेनकाइमा का जो मेन काम होता है, तो 2 लचक होती है, और लचक किसमें होगी, एक तो किसमें, पत्ती और तना। इनको जो लचीला बनाने का काम करता है वो कौन करता है, पेरेनकाइमा। जैसा कि नाम से ही है लिखा हुआ क्या, एरेन। तो एरेन से समझ जाना ये संवहन और क्या, गैसों के विनिमयन, जो गैसें होती हैं तो गैसों का विनिमयन इसके माध्यम से होता है। जैसे कि एथिलीन जो फलों को पकाने के लिए सहायक होती है, इस टाइप की जो गैसें हैं उनका आवागमन जो होता है वो एरोनकाइमा के कारण होता है। कुछ फल आपने देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा टफेस्ट होते हैं, जो कठोरता उनको प्रदान की जाती है, उसका होता है स्क्लेरेनकाइमा। जैसे कि आप देखते हैं नारियल का कवच देख सकते हैं आप, बादाम के ऊपर का आप कवच देख सकते हैं। वहीं पर आप देखते हैं तो आप अखरोट है। तो ऐसे जो फल और मेवे होते हैं, इनके ऊपर का जो आवरण होता है, जो कवच होता है, ये मृत कोशिकाएं होती हैं जो हमेशा छाल में भी पाई जाती हैं, और पौधों के जो फल होते हैं उनके ऊपर एक लेयर बनाते हैं और एक कवर बनाते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ये कहलाएंगे स्क्लेरेनकाइमा। तो आंसर होगा इसका क्या, आपका एक आपका ये सही विकल्प होगा, स्क्लेरेनकाइमा। ये मजबूती प्रदान करते हैं, बड़े काम की चीज़ है, याद रखना इसको। असिस्टेंट लोको पायलट में आया हुआ है प्रश्न, बहुत आसान है। आनुवंशिक सामग्री के वाहक होते हैं, कौन होते हैं? अभी मैंने बात की थी, आनुवंशिक सामग्री के वाहक कौन होते हैं, वो होते हैं जीन, क्योंकि यही ले जाते हैं किसको, आरएनए और डीएनए। आरएनए और डीएनए को एक स्थान से या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, उनकी जो कोडिंग होती है वो किस में होती है, वो जीन्स में होती है। तो जीन सबसे छोटी इकाई होती है किसकी, आनुवंशिकी की। विलियम बेटसन 1905, अभी आपको बताया था, याद रखना इसको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्यों में संयोजी ऊतक। मैंने बोला था, देखिए, मनुष्यों में संयोजी ऊतक के एक उदाहरण की पहचान करें। ठीक, संयोजी ऊतक, ठीक है। तो उसमें देख रहा है मांसपेशियां, रेसे, हड्डी या कोशिका। यानी कि बात हो रही है किसकी, कलेक्टिव टिश्यू की। जो कलेक्टिव टिश्यू है वो इनमें से कौन सा है, उसको आपको डिग्निफाई करना है। तो ध्यान देना, मानव में जो सबसे बड़ा संयोजी ऊतक होता है वो क्या होता है, रक्त है। यानी कि ये वे होते हैं जो विशिष्ट कार्य के लिए बहुत सारी प्रणालियां मिलकर के एक साथ कार्य करती हैं। तो ऐसे में यदि हम देखेंगे तो हमारी जो बोन्स हैं, जो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी हुई होती हैं, ये एक प्रकार के क्या है, कलेक्टिव टिश्यू हैं। तो 2 संयोजी ऊतक हैं, आप देखते हैं, एक तो आपका मांसपेशी भी संयोजी, हड्डी मांसपेशी जो संयोजी ऊतक है, और दूसरा अगर हम बात करेंगे तो कौन सा है, रक्त है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस कोशिका अंग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, ये क्या है? ये तो पावर हाउस है। केंद्रिका नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या ये हो सकता है? अरे ध्यान रखना है भाई, हर बार हर बड़ा उत्तर सही नहीं होता है। यानी कि आप देखेंगे तो अगर कहीं आपकी नज़र इस पर जा रही है तो ये जो है सही नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, ये गलत है। केंद्रिका ये भी नहीं है। आंसर होगा आपका क्या? नाभिक। ठीक, जो ये नाभिक होता है इसी में सब कुछ भरा होता है, आरएनए, डीएनए, जीन वगैरह ये सब। और सबसे बड़ी बात ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हमसे, ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। कौन सा ऊतक? बोलिए। यानी रक्त वाहिका, यानी बात हो रही है किसकी? बात हो रही है एक किसकी? धमनी, और एक हो रही है किसकी? शिरा। यानी कि हमारे शरीर में दो प्रकार की नसें पाई जाती हैं, जो हमें दिखाई देती हैं नीले कलर की उभरी हुई नसें जो नीली होती हैं, उनमें अशुद्ध रक्त होता है जिसमें CO2 होती है, और उसका जो फ्लो होता है वो डाउन टू अप होता है। यानी कि हमारे विशेष ऊतकों से लेकर के कहाँ? हृदय तक होता है। और धमनियाँ हृदय से रक्त को पंप करती हैं। यानी रक्त जो है वो पंप करता है किसको? हृदय रक्त को पंप करता है जो धमनियों के माध्यम से हमारे हर एक टिश्यू तक पहुंचता है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इन दोनों के क्या बोला गया कि इनके व्यास को कौन नियंत्रित करेगा? यानी कि ये दोनों ही जो आधारित होती हैं बहुत अधिक दाब पर काम करती हैं, इसलिए ब्लड प्रेशर मापते हैं हम। और बात किसकी हो रही है? व्यास की। यानी कि उनको सिकुड़ना और फैलाना काम किसका होता? तो ध्यान देना, हड्डी का इसमें कोई रोल नहीं है, उपकला का कोई रोल नहीं है, हार्ट का कोई रोल नहीं है, काम है ये किसका? मांसपेशी का। यानी यही क्या करते हैं कि जो शिराएं और धमनियां हैं इनके व्यास को क्या कर सकते हैं? चौड़ा कर सकती हैं और कम कर सकती हैं, क्योंकि दाब से होते हैं, दाब पर आधारित होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। संवेदक अंग हैं। कौन से ग्राही हमारी जीभ पर विद्यमान होते हैं? गंधीय, रस संवेदी, ऊष्माग्राही और प्रकाशग्राही। ठीक, बोलिए कौन सा होगा? पहले क्वेश्चन को सही से समझें, उसकी भाषा को समझें। CBT है, RRB NTPC का एग्जाम है, नॉन टेक्निकल का फेज 1 का एग्जाम है ये। ठीक, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है 2021। बोला गंध तो नहीं होगा, क्यों? अरे सीधा सीधा है भाई, गंधीय ग्राहियां होती हैं वो कहाँ मिलेंगी आपको? नाक में होंगी। रस संवेदी जो होंगी वो कहाँ होंगी? जीभ पर होंगी। ऊष्माग्राही होंगी वो कहाँ होंगी? तंत्रिका। त्वचा मत कहना, कहाँ होती हैं? तंत्रिका में। ठीक, और प्रकाशग्राही कहाँ होगी? नेत्र में। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि जो हम विभिन्न रसों का स्वाद पता कर लेते हैं तो वो क्या है? रस संवेदी हैं, और वो ग्राही हैं हमारे कहाँ पे होंगी? जीभ पर होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? क्लास 8th का बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर देगा। कार्निया और रेटिना, तो आपको पता, कार्निया पता हो या ना पता हो, लेकिन एक चीज याद रखना कि जब भी कभी नेत्र दान किया जाता है तो पूरी आंख दान नहीं की जाती है, केवल क्या दिया जाता है? नेत्र दान में जो दिया जाता है वो केवल क्या दिया जाता है? कार्निया दिया जाता है। ऐसे ही एक रेटिना होता है। तो ये दोनों ही कान में होंगे? अरे नहीं गुरुजी, नाक में नहीं होंगे, हथेली पर नहीं होंगे, कहाँ होंगे? ये आंख में होते हैं, संवेदी अंग। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली वह एकमात्र पेशी कौन सी है जो दोनों सिरों पर जुड़ी नहीं होती है? यानी कि सभी पेशियां हमारी क्या होती हैं? दोनों सिरों पर जुड़ी होती हैं, लेकिन हमारे शरीर में एक ऐसी पेशी है जो दोनों सिरों पे नहीं जुड़ी है, एक सिरे से जुड़ी हुई है और दूसरे सिरे से नहीं जुड़ी हुई है। अंतर्वर्तनी, जीव, द्विरस्क और त्रिरस्क। बोलिए, इनके तो शायद आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। किसके? इनके। तो इनको तो कहानी यही खत्म कर दो। ये होती है सबसे मजबूत मांसपेशी मानी जाती है, क्या है? जिह्वा। और ये जो आप देखिए 32 दांतों के अंदर होती है, तो सुरक्षित रखी जाती है। तो ये आगे का जो हिस्सा है वो कहीं जुड़ा नहीं होता, जबकि पिछले का हिस्सा जो जीभ का होता है वो जुड़ा हुआ होता है। ठीक, आइए आगे आए। मानव कान के किस भाग में प्राप्त ध्वनि के अनुसार कंपन होता है? यानी कि आपके कान में भी एक एंटीना, एक वाइब्रेशन है, तरल पदार्थ है, उसमें एक छोटा सा पॉइंट होता है। जब भी कोई ध्वनि आप जब सुनते हैं, जैसे अभी वीडियो सुन रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है? वाइब्रेशन हो रहा है, कंपन हो रहा है। वो किस में होता है ये बताना है आपको। श्रवण तंत्रिका, कर्णपाली, हैमर या कर्णपट्टी झिल्ली। तो ध्यान देना,
यही होती है कर्णपट झिल्ली, और ये क्या होती है, एक हड्डी, ठीक, और एक होती है श्रवण तंत्रिका, ठीक। तो इसमें जो आंसर होगा आपका वो होगा कर्णपट्टी झिल्ली। ये क्या करती है, इसमें एक झिल्ली होती है, वो वाइब्रेशन करती है जिससे हमें ध्वनि सुनाई देती है। चलिए अगले संवेदनशील अंग पे चलते हैं। ऑल्फैक्टरी शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दृष्टि, स्पर्श, गंध और श्रवण। तो आपको पता है ये हमारी ज्ञानेंद्रियों की बात हो रही है। इसकी यदि हम बात करेंगे, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या होती है, हमारी आंख है, ठीक, दृष्टि। स्पर्श देखेंगे तो त्वचा मत कहना, तंत्रिका होता है, हमेशा न्यूरॉन्स जाते हैं वही सूचना देते हैं, तंत्रिका है। गंध जो है वो कहाँ से हम देखते हैं, तो वो हमें नाक से है। श्रवण हम करते हैं वो कहाँ से करते हैं, कान से करते हैं। अब आपको बताना ये है कि इनमें से ऑल फैक्ट्री जो वर्ड है, ये वर्ड जो ऑल फैक्ट्री है ये किसके लिए यूज किया जाता है? तो ऑल फैक्ट्री जो वर्ड यूज किया जाता है वो किया जाता है नाक के लिए। यानी कि ध्यान देना हमेशा कि हमारी जो नाक है, दोनों नकुए जो हैं, जो दोनों नथुने हैं, इनमें कुछ छोटे छोटे कलेक्टिव टिश्यू होते हैं और उनको ही हम क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री, जो कि हम विशेष प्रकार की गंध को सूंघ करके पता लगाते हैं, क्योंकि वही हमारी तंत्रिका से कनेक्टेड होते हैं। और कहाँ पर, मस्तिष्क से, ठीक। तो ये गंध से होते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? बोलिए। संतुलन, कैसे संतुलन की बात हो रही है? अंग संतुलन की बात हो रही है। संतुलन कई प्रकार का हो सकता है, मानसिक संतुलन भी हो सकता है, शारीरिक संतुलन भी हो सकता है, ठीक। लेकिन हम अंग संतुलन की बात करते हैं कि जो हम सीधे खड़े रहते हैं वो किसके कारण खड़े रहते हैं, इसकी बात हो रही है। हृदय, क्या ये संतुलन करेगा? अरे नहीं। लीवर, क्या ये संतुलन करता है? नहीं। मस्तिष्क करता है क्या संतुलन? अरे नहीं। यानी कि मानसिक संतुलन की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है किसकी? ये जो दो कान हैं आपके, ये न सिर्फ सुनने का काम करते हैं बल्कि आपको बैलेंस रखने में भी मदद करते हैं। इसलिए जब भी कभी बैलेंस गड़बड़ होता तो बोलते कान के नीचे देंगे तो बैलेंस जो है तुम्हारा ठीक आ जाएगा, कंटाप पे मारेंगे, है? तो कान है। मानव कान के किस भाग में ध्वनि का तीन हड्डियों द्वारा प्रवर्धन होता है? 3 हड्डियों द्वारा। तो देखो, तो आपको पता है कि आपके कान में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 6। यानी कि ये हड्डियां कितनी होती? 6 हड्डियां होती हैं, जिसमें से आप देखेंगे 6 हड्डियों में एक हड्डी होती है जिसे हम कहते हैं हैमर, एक हैमर होती है। एक होती है सिविलिस, और एक हड्डी होती है स्टेपिस। और ये 3 के 2 जोड़े होते हैं, यानी कि 3 दाहिने कान में और 3 बाएं कान में। और जैसा कि आपको पता है स्टेपिस कैसी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और ये सभी हड्डियां कहाँ मिलेंगी आपको? कान के मध्य वाले भाग में मिलेंगी, आंतरिक भाग में नहीं मिलती। तो ध्यान देना, दोनों कानों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। और इसमें से देखेंगे तो सबसे छोटी कौन सी है हमारी? सबसे छोटी है हमारी स्टेपिस, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सा वर्ग दर्शन से संबंधित है? दर्शन समझते हैं? दर्शन का मतलब यहां वो फिलॉसफी नहीं है, दर्शन का मतलब यहां देखने से है, क्योंकि साइंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ऑप्टिक डिस्क, शलाका कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं और आइरिस। बोलिए, यानी इनमें से कौन सा वर्ग दर्शन से संबंधित है? बोलिए। ऑप्टिक डिस्क आंख के आंतरिक भाग में होती है। शलाकाएं कोशिकाएं जो हमारी जो होती हैं आंख की पुतली को फैलाती और सिकुड़ती हैं। शंकु कोशिकाएं पक्षाभ पटल पर बनती हैं। और आइरिस होती है जो पुतली को फैलाती और सिकुड़ती है। तो ध्यान देना, ये जो कोशिकाएं होंगी आपकी कौन सी होंगी? शंकु कोशिकाएं। ये वर्ग जो है संबंधित है दर्शन से, कि हम जो देखते हैं वो शंकु कोशिकाएं। आइए, कौन सा अभिकर्म स्थानीय नहीं होगा, ये बाय मिस्टेक है, स्थानीय नहीं है, ये स्थायी है, यानी कि स्थायी। कौन सा अभिकर्म यानी जो क्रिया है वो कौन सी है? स्थायी या सामान्य संवेदना हानि उत्पन्न करती है, यानी या तो परमानेंट संवेदना आपकी खत्म हो जाएगी या कुछ समय के लिए होगी। ग्लूको, रक्त, ऑक्सीजन और निश्चेतक। तो ध्यान देना,
आज जो ऑपरेशन होते हैं उनमें दी जाती है एनेस्थीसिया, और एनेस्थीसिया का सबसे अच्छा उदाहरण होता है लाफिंग गैस। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड यही बेहोश करने के लिए दी जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? निश्चेतक के रूप में। और आजकल एक और प्रयोग चलने लगा है जिस गैस का, उसे बोलते हैं जीनॉन। तो जीनॉन गैस का भी प्रयोग किया जाता है। निश्चेतक होते हैं और संवेदना को हानि पहुंचाते हैं। ये आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा कार्टी अंग का संबंध किससे है? तो कार्टी का संबंध किससे होगा? देखने से, सुनने से, लैक्टिक अम्ल, संतुलन। तो सबसे पहले तो देखो इसको खत्म कर दो, ये हो नहीं सकता। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है। देखने का आंख है, नहीं। क्या होगा? ये कान से संबंधित होता, किसका? कार्टी। ठीक है। और कार्टी तब प्रयोग में होता है जब मेडिकल होता है और आप देखते हैं कान के पर्दे में जो छेद होते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है रेटिना का वह क्षेत्र जहां दृष्टि सर्वाधिक होती है क्या कहलाता है? यानी रेटिना है, रेटिना का भी बहुत सारा जो भाग होता है उसमें से एक पार्टिकुलर एरिया पूछा गया आपसे कि वह भाग कौन सा होता है जहां सर्वाधिक दृष्टि सर्वाधिक होती है, वो क्या कहलाएगा? कक्षाप पिंड, अंध्र क्षेत्र, गर्तिका या कोरोइड? क्या होगा? बोले। तो वो जो वर्ग कहलाता है उसे हम कहते हैं गर्तिका। ये कान का जो मध्य भाग है, मध्य भाग से भी अंदर वाला भाग होता है, वो नाक जो है, नाक की जो कच्छाप पिंड है इसके ठीक पीछे वाला होता है जहां गर्तिका होती है, कूपिकाएं होती हैं छोटी छोटी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा आंख की बाह्यतम तंतुमय कोटिंग है। बाह्यतम यानी कि सबसे बाहरी कोटिंग क्या है? ठीक, यानी बाहरी, सबसे बाहरी तंतुमय कोटिंग। तो आप समझ जाएं ये क्या होगी? सिलरी बॉडी नहीं, ये अलग है। आइरिस अंदर का भाग है। रक्तक जो नसें होती हैं वो। श्वेत पटल जो दीदा दिखाई देता है ना व्हाइट कलर का आंख में, इसे ही कहते हैं बाहरी कोटिंग है सबसे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका 19, कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेतों में बदलता है? वेरी गुड। यानी कि जो न्यूरॉन्स हैं आपको माइंड से कनेक्टेड हैं, किससे? कान से। तो जो ध्वनि तरंगें जाती हैं उनको किस में बदल? इलेक्ट्रोवेव्स में बदलता है, जो कि न्यूरॉन्स के माध्यम में मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। ठीक, तो ध्यान देना कर्णपट्टी जो है ये काम करती है किसको बदलने का। निम्नलिखित में से कौन सा सूचक दृष्टिबाधित छात्र द्वारा उपयोग किया जा सकता है? अब सबसे पहले तो प्रश्न को देख लो। सूचक की बात हो रही है यहां पर किसकी? जिसे दिखाई नहीं देता है वो छात्र है, और उसे पता करना है कि ये क्षार है या अम्ल है। आपको दिखाई देता है तो आप लिटमस पेपर या हल्दी या अंगूर का प्रयोग कर सकते हैं, गुड़ैल के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। एसिड में डालेंगे तो कलर चेंज होता है, क्षार में डालेंगे तो कलर और चेंज होता है। लेकिन जिसको दिखाई नहीं देता वो कैसे करेगा? तो ध्यान देना उनकी एक ही ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिसको ऑल फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। जो नाक होती है, नस, जो अपनी नाक से क्या करते हैं? सूंघ के पता लगाते हैं कि ये एसिड है या क्षार है। तो इसके लिए आप देखें हल्दी का या पिटूनिया के पत्ते या लिटमस। तो ध्यान देना इसका प्रयोग देखने के लिए किया जाता, दृष्टि चाहिए। वनीला जो है वही वनीला जो चॉकलेट आइसक्रीम में फ्लेवर आता है, वनीला को जब क्षार में डालेंगे तो उसके बाद सूंघेंगे तो उसका चेंज कुछ अलग होगा। लेकिन इसी वनीला को जब आप अम्ल में डालते हैं उसके बाद में जब इसको देखते हैं तो उसका गंध जो है इसकी अलग होती है। ठीक है, बने रहिए, साथ में जुड़े रहिए। फिर हम अगले 20 प्रश्नों के साथ आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।